आरईसी को 16,282 करोड़ का अब तक का सर्वाधिक लाभ। साल का सबसे ज़्यादा लाभांश 18.55 प्रति शेयर घोषित। 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों को मंजूरी देते हुए आरईसी लिमिटेड ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों की वजह से भारतीय विद्युत क्षेत्र नई जीवंतता की तरफ अग्रसर है। पारंपरिक घाटे में चलने वाले बिजली वितरण कंपनियों ने कुल मिलाकर निवल लाभ हासिल किया। यह महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। सुधार से स्थिर माहौल बना, जिससे परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता का पता चला और रिस्क प्रीमियम में कमी आई। राष्ट्र निर्माण पर केंद्रीय जिम्मेदार ऋणदाता के रूप में आरईसी ने लोन एसेट्स पर अपनी यील्ड को सही करके अपने बोरोवर्स को इस कम रिस्क प्रीमियम का फायदा पहले से ही दे रहा है। नतीजतन सस्टेनेबल ग्रोथ पर लगातार फोकस के नतीजे दिख रहे हैं। नेट स्टेज 3 लोन एनपीए लगभग 0.12% और स्टेज 2 लोन में 75% की कमी आई है। एसेट क्वालिटी से समझौता किए बिना आरईसी ने पिछले साल लोन बुक में करीब 17,000 करोड़ की ग्रोथ दर्ज की है। परिणाम स्वरूप 31 मार्च 2026 तक लोन बुक 5.84 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर है। सरकार के विजन के साथ रिन्यूएबल लोन बुक 31 मार्च 2026 तक बढ़कर 75,347 करोड़ हो गया, जो 30% की ग्रोथ दिखाता है। मुश्किल मैक्रो इकोनॉमिक हालात और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बावजूद आरईसी ने 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्तीय दौर के दौरान 16,282 करोड़ रुपए का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक निवल लाभ दर्ज किया है। अपने शेयर होल्डर्स को इनाम देने की परंपरा को जारी रखते हुए आरईसी कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हर शेयर की फेस वैल्यू ₹10 पर 1.55 का फाइनल डिविडेंड घोषित किया है, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कुल डिविडेंड 18.55 प्रति शेयर होगा। आरईसी ने एमओयू प्रदर्शन में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और लगातार 3 सालों वित्तीय वर्ष 2023, 2024 और 25 तक एक्सेलेंट रेटिंग हासिल की। इसके अलावा डीपीई की वित्तीय वर्ष 25 की पीई सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आरईसी नेट प्रॉफिट कमाने वाली सीपीएसईज की रैंकिंग में 4 पायदान ऊपर चढ़कर 90 से 5वें स्थान पर आ गया, जिसके लगातार बिजनेस, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और भविष्य में पॉजिटिव ग्रोथ के आधार पर जनवरी 2026 में किए गए रिव्यू के बाद डीपीई ने आरईसी के महारत स्टेटस को फिर से कंफर्म किया। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए आरईसी ने अपने ऑपरेशन के हर पहलू में ईएसजी को शामिल किया, जिसका मुख्य फोकस रिन्यूएबल पोर्टफोलियो ग्रोथ पर है या ईएसजी एक्सीलेंस एनएसई ईएसजी रेटिंग्स में दिखाता है, जहां आरईसी को देश की कंपनियों में सबसे ज़्यादा अधिक रेटिंग मिली है। शलभ गोयल एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक के रूप में स्थायी रूप से शामिल। भारत सरकार ने भारतीय रेलवे विद्युत अभियंता सेवा आईआरएसईई के अधिकारी शलभ गोयल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में स्थायी रूप से शामिल करने को मंजूरी दे दी है। इस परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रपति ने 24 अप्रैल 2026 से रेल मंत्रालय की सेवाओं से उनके तकनीकी इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। इस मंजूरी के बाद उन्हें उसी तिथि से रेल सेवा में सेवानिवृत्त माना जाएगा, जिससे वो एनसीआरटीसी में पूर्वकालिक नेतृत्व की भूमिका निभा सकेंगे। यह कदम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा उनकी नियुक्ति के संबंध में जारी एक सूचना के बाद उठाया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय तीव्र परागमन परियोजनाओं के विस्तार और संचालन के दौरान एनसीआरटीसी के नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रजनीश कर्नाटक को बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ के तौर पर 3 साल का सेवा विस्तार। केंद्र सरकार ने रजनीश कर्नाटक का कार्यकाल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमडी और सीईओ के तौर पर 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह एक्सटेंशन 23 अप्रैल 2026 को जारी एक आधिकारिक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए दिया गया, जो उनके मौजूदा कार्यकाल के 28 अप्रैल 2026 को खत्म होने के कुछ दिन पहले आया था। बैंक ऑफ इंडिया ने 23 अप्रैल 2026 को स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई और बीएसई को इसके बारे में औपचारिक रूप से सूचित कर दिया है। यह फैसला केंद्र सरकार ने बैंकिंग कंपनीज अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण अधिनियम 1970 के धारा 9 की उपधारा 3 के खंड ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत लिया गया। यह वह कानून है जो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों के शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति और शर्तों को नियंत्रित करता है। यह सेवा विस्तार रजनीश कर्नाटक के मौजूदा अधिसूचित कार्यकाल के 3 साल के लिए है या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर कार्यरत हैं। बैंक ऑफ इंडिया भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। यह विस्तार बैंक के नेतृत्व और रणनीतिक दिशा में निरंतरता सुनिश्चित करता है। एलआईसी के देबाकांत पाधी रीजनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने देबाकांत पाधी को वरिष्ठ प्रबंधन पद पर पदोन्नत करने की घोषणा की है। एसबीआई लिस्टिंग विनियमों के विनिमय 30 के तहत
एससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को इस सूचना का खुलासा किया गया। देवकांत पाधी को एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया। इससे पहले श्री पाधी एलआईसी की सहयोगी कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंसिंग लिमिटेड में महाप्रबंधक के तौर पर कार्यरत थे। 3 दशकों से अधिक का अनुभव के साथ श्री पाधी ने 1992 में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में एलआईसी में कार्यभार संभाला था और उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग कार्यों में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यह पदोन्नति एलआईसी की वरिष्ठ नेतृत्व टीम को मजबूती प्रदान करती है और निगम के अपने व्यावसायिक सहयोगी और पुनर्निवेश परिस्थितिकी तंत्र के विस्तार पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाती है। एलआईसी ने वरादराजन मुंथु वेंकटरमण को एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भूमिका में पदोन्नत किया। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने मुंबई में अपने सेंट्रल ऑफिस में वरादराजन मुंथु वेंकटरमण को एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट के पद पर प्रमोट करने की घोषणा की है। यह नियुक्ति एलआईसी की सीनियर मैनेजमेंट प्रमोशन प्रक्रिया का हिस्सा है। श्री वरादराजन इससे पहले चेन्नई में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंसिंग लिमिटेड में रीजनल मैनेजर के तौर पर काम कर चुके हैं और अब उन्हें मुंबई में एलआईसी के सेंट्रल ऑफिस में एंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार एक अहम लीडरशिप भूमिका में प्रमोट किया गया है। वे 1992 एलआईसी में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग कामों में 30 साल से ज़्यादा का करियर बनाया। उनके पास मद्रास यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री की डिग्री है और वे इंश्योरेंस और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फेलो हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी पूरा किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एलआईसी की पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सहायक कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन सिंगापुर में मैनेजर सेल्स के तौर पर काम किया है। इस नियुक्ति से एलआईसी के एंटरप्राइजेज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अपने कामकाज का विस्तार कर रही है और बदलते रेगुलेटरी और बाजार के हालात के हिसाब से खुद को ढाल रही है। विवेक निशांत नाथ एनएमडीसी के कमर्शियल डायरेक्टर के तौर पर रेकमेंड। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने एनएमडीसी में डायरेक्टर कमर्शियल के पद के लिए विवेक निशांत नाथ के नाम की सिफारिश की है। एनएमडीसी के शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। यह इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है। यह कंपनी भारत के लॉ एस का सबसे बड़ा उत्पादक है। इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन बोर्ड के सामने कुल 11 उम्मीदवार पेश हुए। सभी आवेदकों की समीक्षा करने के बाद बोर्ड ने इस पद के लिए विवेक निशांत नाथ के नाम की सिफारिश की। विवेक निशांत नाथ अभी ओडिशा माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड में चीफ जनरल मैनेजर सेल्स और मार्केटिंग के पद पर कार्यरत है और उन्होंने एनएमडीसी में कमर्शियल विभाग की जिम्मेदारी संभालने के लिए चुना गया है। एनएमडीसी में डायरेक्टर कमर्शियल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एनएमडीसी के खनन कार्य छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में किया है। यह सिफारिश एनएमडीसी में नियमित उत्तराधिकार योजना का हिस्सा है। सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद यह अंतिम नियुक्ति मानी जाएगी। रेलवे बोर्ड ने IRSME अधिकारी सौरभ कुमार मोदी को DFCCIL में प्रतिनियुक्ति पर भेजा। रेल मंत्रालय पश्चिमी रेलवे के इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स अधिकारी सौरभ कुमार मोदी की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL में प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उन्हें DFCCIL के कॉर्पोरेट कार्यालय में संयुक्त महाप्रबंधन के पद के लिए मानक प्रतिनियुक्ति शर्तों पर चुना गया है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिनियुक्ति 3 साल के लिए होगी और अगले आदेश तक जो भी पहले हो। यह पोस्टिंग DFCCIL के लिए इमीडिएट एब्जॉर्प्शन के तौर पर नियम पे काम करे कि छूट के संबंध में सरकारी मंजूरी के अधीन है। इस नियुक्ति से पहले सौरभ कुमार मोदी पश्चिम रेलवे में उप नियंत्रक इंजीनियर डिप्टी CME DHD के पद पर कार्यरत थे। यह प्रतिनियुक्ति DFCCIL में नेतृत्व और समन्वय को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। DFCCIL भारत के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विकसित करने का जिम्मेदार प्रमुख संगठन है, जिसका उद्देश्य रेल माल ढुलाई की दक्षता और लॉजिस्टिक्स क्षमता को बढ़ाना है। HPCL से पावर ग्रिड अमोल ताओरी का डायरेक्टर फाइनेंस पद के लिए रेकमेंड। पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड PESB ने 23 अप्रैल 2026 को हुई एक सिलेक्शन मीटिंग के बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर फाइनेंस के पद के लिए अमोल बाबूलाल ताओरी के नाम की सिफारिश की है। प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कुल 12 वरिष्ठ अधिकारियों का इंटरव्यू लिया गया। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार ऊर्जा और बिजली क्षेत्र के प्रमुख संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उम्मीदवार अमोल बाबूलाल ताओरी, जो वर्तमान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंटरनेशनल ट्रेड के पद पर कार्यरत है, उन्हें पावर ग्रिड में शीर्ष वित्त भूमिका के लिए रेकमेंड किया गया। डायरेक्टर फाइनेंस का पद एक प्रमुख नेतृत्व भूमिका है, जो इस सरकारी बिजली ट्रांसमिशन कंपनी में वित्तीय रणनीति, संसाधन जुटाने, ट्रेजरी और वित्तीय प्रशासन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। PESB की यह सिफारिश अब सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार आगे की मंजूरियों के लिए भेजी जाएगी। राजेश कुमार अग्रवाल पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में निदेशक वित्त नियुक्त। भारत सरकार ने राजेश कुमार अग्रवाल को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में निदेशक वित्त नियुक्त किया है, जो 23 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इस नियुक्ति से पहले वे 1 जनवरी 2024 से PFC में कार्यकारी निदेशक
वित्त के पद पर कार्यरत थे। श्री अग्रवाल का बिजली और वित्तीय क्षेत्रों में 31 वर्षों से अधिक का एक शानदार करियर रहा है। उनके पास कॉमर्स ऑनर्स में स्नातक की डिग्री और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। 2009 से पीएफसी में अपने करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न क्रॉस फंक्शनल टीमों का प्रबंधन किया और कॉर्पोरेट अकाउंट्स, कराधान, फंड प्रबंधन और बैंकिंग, रणनीति अनुपालन, पुनर्गठित परिसंपत्ति प्रबंधन, फंड जुटाने और ऋण वितरण जैसे क्षेत्रों में विविध अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने डिजिटल सुधारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता लाने की दिशा में व्यापक रूप से काम किया। पीएफसी में शामिल होने से पहले उनके पास एनटीपीसी, एनपीसीआईएल और डीटीएल जैसी अन्य बिजली क्षेत्रों की कंपनियों में काम करने का समृद्ध अनुभव था।